इनमें से ज्यादातर लोगों के पास मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट या टेस्ला के सीईओ एलन मस्क जैसी चौंकाने वाली नेटवर्थ नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी पर्सनल नेटवर्थ जानना बेकार है। असल में यह एक बहुत ही उपयोगी टूल हो सकता है जिसे कई लोग अनदेखा कर देते हैं। यह जानना कि आपके पास कितना पैसा है फायदेमंद इसलिए है क्योंकि इससे आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और समय के साथ सुधार देख सकते हैं। साथ ही यह जानना भी अच्छा लगता है कि आपकी नेटवर्थ आपके साथियों के मुकाबले कैसी है। इसे प्रतियोगिता के लिए नहीं बल्कि यह समझने के लिए देखें कि आप औसत व्यक्ति के मुकाबले कहां खड़े हैं। यहां फेडरल रिजर्व बोर्ड सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसेस के अनुसार अलग अलग उम्र के लिए औसत नेटवर्थ का डेटा दिया गया है जिससे आप अपनी नेटवर्थ की तुलना कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें आपकी नेटवर्थ बढ़ाने के सबसे बेहतरीन तरीके बताए गए हैं ताकि आप आसानी से औसत व्यक्ति से आगे निकल सकें। मेरा नाम दीपक ज्योति है और मैं लोगों को पैसे, पर्सनल फाइनेंस और निवेश के बारे में सिखाता हूं। अगर आप अपना वित्तीय भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं तो मनी ओशन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है। कई लोग गलतफहमी में सोचते हैं कि नेटवर्थ आपकी सालाना इनकम से तय होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो नेटवर्थ का मतलब है आपकी कुल संपत्ति एसेट्स में से आपकी कुल देनदारी डेट्स को घटाना। आपकी संपत्तियां एसेट्स मुख्य रूप से आपके घर, गाड़ियां और वह सब कुछ होती हैं जिसकी कोई भी कीमत होती है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट, निवेश, गोल्ड वॉच और डायमंड ज्वेलरी। उदाहरण के लिए अगर आपके घर की कीमत $5 लाख है, गाड़ियों की कीमत $50,000 है और अन्य छोटे एसेट्स की कुल कीमत $10,000 है तो कुल संपत्ति $5,60,000 होगी। हालांकि यह नेटवर्थ नहीं है क्योंकि इसमें देनदारियां डेट्स शामिल नहीं की गई हैं। अगर आपके ऊपर $3 लाख का मॉर्गेज बैलेंस, $40,000 का कार लोन और $3,000 का क्रेडिट कार्ड डेब्ट है तो कुल देनदारी $3,43,000 होगी। अब आपकी कुल संपत्ति $560,000 में से कुल देनदारी $3,43,000 को घटाने पर नेटवर्थ $2,17,000 बचेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कैलकुलेशन का आपकी इनकम से कोई लेना देना नहीं है। फेडरल रिजर्व बोर्ड हर 3 साल में सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसेस आयोजित करता है जिससे परिवारों की इनकम और नेटवर्थ की जानकारी इकट्ठा की जाती है। सबसे हालिया रिपोर्ट सितंबर 2019 में आयोजित की गई थी और 2020 में जारी हुई थी। हालांकि इस स्टडी में हाल के उच्च महंगाई दरों को पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है, फिर भी यह नेटवर्थ का एक सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। स्टडी के अनुसार अमेरिकी घरों की औसत मीन नेटवर्थ $7,48,800 थी, जो काफी ज्यादा है। यह चौंकाने वाला लगता है क्योंकि औसत व्यक्ति के पास इतनी धनराशि नहीं होती, लेकिन अरबपति और बहु करोड़पति घराने इस औसत को बहुत ऊंचा कर देते हैं। अगर हम मध्य बिंदु मीडियन यानी बीच के आंकड़े को देखें तो यह सड़क पर मिलने वाले आम व्यक्ति का बेहतर चित्रण करता है। यह संख्या आपकी और मेरी स्थिति से अधिक मेल खा सकती है। भारत के घरों की औसत मीडियन नेटवर्थ $1,21,700 है, जो एक अधिक व्यवहारिक संख्या है और थोड़े प्रयास से इसे पार किया जा सकता है। अगर परिवार का मुखिया 35 साल से कम उम्र का है तो ऐसे परिवारों की औसत नेटवर्थ सिर्फ $13,900 है। इसकी वजह कई कारण हो सकते हैं। इस उम्र के लोग अपने करियर की शुरुआत में होते हैं और अभी तक स्थिर और अच्छी इनकम कमाना शुरू नहीं कर पाए होते। उनके पास स्टूडेंट लोन हो सकता है जो उनकी नेटवर्थ बढ़ाना मुश्किल बना देता है। वे या तो अभी अभी घर खरीद चुके होते हैं या अब तक खरीदा नहीं होता और यह नेटवर्थ पर बड़ा प्रभाव डालता है। फेडरल रिजर्व के अनुसार जिन लोगों के पास अपना घर है उनकी औसत नेटवर्थ $2,55,000 होती है। वहीं किराए पर रहने वालों की औसत नेटवर्थ केवल $6,300 होती है। इसके अलावा वे सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू नहीं कर पाए होते
क्योंकि या तो उनकी आय कम होती है या उन पर कर्ज का दबाव रहता है। अगर उन्होंने निवेश करना शुरू भी कर दिया हो तो भी इन निवेशों को फल देने और एक अच्छा रिटर्न देने में समय लगता है। 35 से 44 साल की उम्र के लोगों की औसत नेटवर्थ $91,300 होती है। उम्र में वित्तीय प्रगति थोड़ी तेज हो जाती है। इस समय तक करियर आमतौर पर स्थिर हो चुका होता है और आय बढ़ चुकी होती है। हालांकि इस दौरान परिवार के बढ़ने के साथ नई जिम्मेदारियां भी सामने आती हैं। घर खरीदने का निर्णय नेटवर्थ बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि इस उम्र के लोग अपने मॉर्गेज का भुगतान कर रहे होते हैं और किराए पर रहने या परिवार के साथ रहने के बजाय एक मूल्यवान संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट अकाउंट्स भी स्थापित हो चुके होते हैं और इनमें नियमित रूप से योगदान दिया जा रहा होता है। हालांकि अभी भी कई लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू नहीं करते या कभी सोचते ही नहीं। 45 से 54 साल की उम्र के समूह में औसत नेटवर्थ $168,600 तक स्टेडी बढ़ती है। इस उम्र में जीवन में पिछले समूह की तुलना में कम बदलाव होते हैं। कुछ परिवारों के बच्चे घर छोड़ने लगते हैं, जिससे परिवार के बजट पर सकारात्मक या नकारात्मक असर पड़ सकता है। इस उम्र के परिवार आमतौर पर उसी कीमत के घर में रहते हैं जिसमें वे पहले रह रहे थे, सिवाय इसके कि परिवार के बढ़ने पर कभी-कभी अपग्रेड की जरूरत पड़ सकती है। फिर भी कई लोग अपने भविष्य की योजना बनाने में असफल रहते हैं, या तो निवेश की जानकारी की कमी के कारण या यह समझने में असफल रहने के कारण कि निवेश कितना जरूरी है। इस उम्र में कर्ज कभी-कभी बढ़ जाते हैं और अधिक लग्जरी चीजें खरीदना आम हो जाता है, क्योंकि लोग महसूस करते हैं कि वे कड़ी मेहनत करते हैं और ये उनका हक है। 55 से 64 साल की उम्र के समूह में औसत नेटवर्थ $2,12,500 तक एक छोटा उछाल दिखाती है। पिछले समूह की परिस्थितियों के अलावा हाउसिंग सिचुएशन में ज्यादा बदलाव नहीं होता। कुछ परिवार इस उम्र में अपने घर को डाउनसाइजिंग करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे घर छोड़ चुके होते हैं और कम जगह की जरूरत होती है। इस उम्र में आय इनकम आमतौर पर स्थिर हो जाती है और धीरे धीरे घटने लगती है, क्योंकि काम के घंटे कम हो जाते हैं और उत्पादकता भी कम हो जाती है। सौभाग्यशाली लोग अपने निवेशों के बढ़ने, मॉर्गेज का भुगतान पूरा होने और अन्य चीजों को फाइनेंस करने के बजाय कैश में खरीदने की क्षमता के कारण बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। 65 से 74 साल के घरों की औसत नेटवर्थ $2,66,400 होती है, जो पिछले आयु वर्ग से थोड़ा अधिक है। परंपरागत रूप से 65 साल की उम्र के आसपास रिटायरमेंट शुरू होती है और नेटवर्थ पहले की तरह बढ़ना बंद हो जाती है। कई लोग अपने निवेशों से पैसा निकालने लगते हैं। अगर उनके पास निवेश है और काम करना या तो पूरी तरह छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। इस उम्र में हेल्थ केयर की जरूरतें बढ़ने लगती हैं, जो उन लोगों की फाइनेंसेस पर भारी असर डाल सकती हैं जिनकी सेहत कमजोर है या जिनके पास पर्याप्त हेल्थ केयर कवरेज नहीं है। चूंकि ये परिवार अभी बहुत वृद्ध नहीं है, इस समय घटती नेटवर्थ उनके रिटायरमेंट को खतरे में डाल सकती है। 75 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों की औसत नेटवर्थ $2,54,800 तक घट जाती है। यह पहला आयु वर्ग है जहां नेटवर्थ वास्तव में घटने लगती है, लेकिन यह हमेशा बुरी बात नहीं होती। अगर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका रिटायरमेंट फंड खत्म नहीं होगा, तो अपनी बची हुई धनराशि का आनंद उठाना एक अच्छा अनुभव हो सकता है। क्यों न कभी कभी खुद को छुट्टियों पर जाने का आनंद दिया जाए, बशर्ते यह आपकी रिटायरमेंट योजनाओं पर असर न डाले। इस उम्र के अधिकांश लोग काम नहीं कर रहे होते, और अगर करते भी हैं तो उनकी आय बहुत ज्यादा नहीं होती। नेटवर्थ आपके वित्तीय स्थिति का एक पैमाना है और यह आपकी प्रगति को ट्रैक करने में मदद कर सकता है। हालांकि यह आपको यह नहीं बता सकता कि आप कब आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे। उदाहरण के लिए, किसी के पास $10 मिलियन की नेटवर्थ हो सकती है, लेकिन उन्हें अपने बिल चुकाने के लिए अभी भी काम करना पड़ सकता है। जैसे उनके पास $8 मिलियन का घर और $2 मिलियन की लग्जरी कारें हों, लेकिन कोई आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति न हो। वहीं किसी के पास $2 लाख की नेटवर्थ हो सकती है और वे रिटायर हो चुके हों। वित्तीय स्वास्थ्य को मापने का बेहतर तरीका यह है कि आप अपनी वार्षिक पासिव इनकम और वार्षिक खर्चों को जानें।
अपने निवेशों को इस तरह बढ़ाना कि वे अधिक आय प्रदान करें आपके घर की कुल संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद कर सकते हैं। 1. ऋण चुकाना प्राथमिकता बनाएं। स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड और अन्य ऋणों को चुकाना जो आपकी नेटवर्थ को कम करते हैं सबसे पहले होना चाहिए। इससे आपको ब्याज चुकाने की जरूरत नहीं होगी और आपकी आय अन्य चीजों के लिए उपलब्ध होगी। 2. संपत्ति में निवेश करें। अपनी पूंजी को ऐसे अप्रिशिएटिंग एसेट्स में लगाएं जैसे रियल एस्टेट, बिजनेस, स्टॉक्स और अन्य निवेश जो कंपाउंडेड रिटर्न्स देते हैं। इस तरह आपके निवेश समय के साथ तेजी से बढ़ेंगे और आपकी संपत्ति में इजाफा होगा। 3. खर्चों में कटौती करें। अपने खर्चों को कम करने के तरीके ढूंढना अमीर बनने का एक शक्तिशाली तरीका है। ऐसी कई छोटी बड़ी बचत के विकल्प हैं जिनके बारे में आपने पहले शायद नहीं सोचा होगा। 4. आय बढ़ाएं। केवल अपनी 9 से 5 नौकरी तक सीमित न रहें। अतिरिक्त आय स्रोत बनाएं जैसे साइड गिग्स जो आपकी संपत्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो सकें। 5. धैर्य रखें। याद रखें, संपत्ति बनाने में समय लगता है, लेकिन अगर आप इन कदमों का पालन करते हैं तो संपत्ति बनाना निश्चित है।